जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो भारतीय इतिहास के हमारे क्या प्राथमिक स्रोत थे, उसमें मैंने आपको अभिलेख के बारे में बताया था कि अभिलेख के कौन कौन से हमने प्रमुख अभिलेख पढ़े थे उसमें। उसके बाद हमने स्तंभ अभिलेख पढ़े थे। तो दोस्तों, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट, क्या है, मुद्राएं। यानी कि इसमें जो भारतीय इतिहास की जो प्राथमिक स्रोत में उसमें हमारा अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला एवं चित्रकला और अवशेष। तो जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मुद्राएं। तो मुद्रा के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या तथ्य मुद्राओं में हमारे शामिल है। तो दोस्तों, जो मुद्रा के बारे में क्या है दोस्तों, ये बात है कि जो प्राचीन काल के जो लोग थे, यानी कि प्राचीन समय के जो भी लोग थे, उस समय क्या है वो लेन देन के लिए क्या कुछ मुद्राओं का प्रयोग करते थे, यानी कि कुछ सामान का प्रयोग करते थे मुद्राएं। उन्होंने क्या है अलग अलग काल की अपने हिसाब से अलग अलग मुद्राएं जारी की थी। तो उन्हीं मुद्राओं के माध्यम से क्या है वो लेन देन का कार्य करते थे अपना, यानी कि उनको कोई भी सामान खरीदना है या कुछ भी करना है तो वो उन्हीं मुद्राओं का उसके लिए प्रयोग करते थे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुद्राओं का अध्ययन, यानी कि जो मुद्राओं का अध्ययन होता है वो उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो मुद्रा सिक्कों का अध्ययन, यानी कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमेस्मेटिक्स, यानी कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमेस्मेटिक्स। तो दोस्तों, उस समय क्या है जो प्राचीन काल था उसमें क्या है काफी सारी मुद्राएं जारी की थी, जिसमें हमारे क्या स्वर्ण सिक्के भी आते थे, स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के, मिट्टी का सिक्का, शीशे का सिक्का और काफी सारी, मतलब इस तरीके के काफी सारी तरीके के सिक्के चलाए गए थे। वो अलग अलग काल के अलग अलग सिक्के थे। उन्हीं मुद्राओं का प्रयोग क्या लोग लेन देन के लिए करते थे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम क्या है जो स्वर्ण सिक्का, यानी कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया था? सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी किया था यूनानी शासकों ने, यानी कि जो यूनान के शासक थे उन्होंने क्या है सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जो होते हैं वो जारी किए थे। तो दोस्तों, जो भारतीय इतिहास है हमारा, भारतीय इतिहास में जो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जो जारी किए, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि जो क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी में सर्वाधिक क्वांटिटी में किन्होंने जारी किए, वो किए थे गुप्त वंशों ने। यानी कि जो गुप्त वंश के शासक थे, काफी शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने ही क्या है अधिक सर्वाधिक मात्रा में क्या है स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ऐसे ही दोस्तों, जो सर्वाधिक शुद्धता वाले, यानी कि सर्वाधिक शुद्धता वाले जो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, यानी कि जिनमें क्या प्योरिटी थी, यानी कि जो गोल्डन कॉइन जारी किए थे, अधिकतर उनमें क्या बहुत ज्यादा प्योरिटी थी। यानी कि जैसे हम प्योरिटी कहते हैं ना सोने के, जो मात्रा नापते हैं 24 कैरेट 22 कैरेट, यानी कि उस समय क्या सर्वाधिक शुद्धता वाले जो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे वो किए थे कुषाण वंश के शासकों ने, यानी कि कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने जारी किए थे सर्वाधिक शुद्धता वाले सिक्के। ऐसे ही दोस्तों, सर्वाधिक अशुद्धता वाले, यानी कि जो वैसे सिक्के जिनमें क्या मिलावट होती थी, यानी कि स्वर्ण सिक्कों में कोई दूसरी धातु मिला दी, उसके बाद वो सिक्का बना दिया, तो यानी कि जो उन धातुओं का जो सर्वाधिक अशुद्धता वाले सिक्के जारी किए थे वो किए थे स्कंदगुप्त ने। यानी कि ये क्या है, स्कंदगुप्त भी क्या है गुप्त वंश के शासक थे, यानी गुप्त वंश के शासक थे स्कंदगुप्त। इन्होंने क्या है सर्वाधिक अशुद्धता वाले सिक्के जारी किए थे। किन्होंने किए थे? स्कंदगुप्त ने सर्वाधिक अशुद्धता वाले सिक्के जारी किए थे। ऐसे ही दोस्तों, उस समय क्या चांदी का सिक्का चलाया गया था एक। चांदी का सिक्का किसने चलाया था, जिसे हम क्या है ये मयूर शैली का, यानी कि मयूर शैली का सिक्का भी कहते हैं चांदी के सिक्के को। ये चलाया था गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी कि गुप्त काल के शक्तिशाली शासक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने ही जारी किया था। दोस्तों, इसमें गुप्त काल में एक और चीज आती है, इसी काल में क्या कौड़ी का प्रयोग हुआ था, यानी कि जैसे जो मुहावरे भी है ये कहते हैं कि दो कौड़ी का आग भी नहीं है, यानी दो कौड़ी की कोई चीज नहीं है। तो जो कौड़ी का जो हम कहते हैं ना, यू प्रयोग करते हैं बोलचाल में, आम भाषा में, तो ये जो कौड़ी का प्रयोग हुआ था ये किया था गुप्त काल में, यानी कि गुप्त काल में क्या हमारा कौड़ी का प्रयोग हुआ था। एक दोस्तों, उस समय क्या शीशे का सिक्का, यानी कि शीशे का सिक्का भी जारी किया था, यानी कि जो शीशा होता है उसका सिक्का बनाया था, वो किन्होंने किया था? वो सातवाहन वंश, यानी कि उस समय के जो शासक थे सातवाहन वंश के, उन्होंने क्या जारी किया था? शीशे का सिक्का जारी किया था। ऐसे ही दोस्तों, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, मैंने पिछली वीडियो में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, इन्होंने क्या है वहां के लोगों ने क्या है मिट्टी का सिक्का, यानी कि जो मिट्टी होती है उसका सिक्का बना लिया था लेन देन के लिए। उसको क्या कहते थे? टेराकोटा, यानी कि टेराकोटा उस सिक्के का नाम था। यानी कि वो लेन देन के लिए क्या उस सिक्के का प्रयोग करते थे। वो किसका बना हुआ था? मिट्टी का। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। ऐसे ही दोस्तों, चमड़े का सिक्का, यानी कि जो चमड़ा होता है, यानी कि जो भी पशु होते हैं उनके चमड़े का सिक्का बनाया था किन्होंने? शहाबुद्दीन, यानी कि शहाबुद्दीन थे। ये कब बनाया था? हुमायूं शासन काल में, यानी कि जब मुगल वंश हमारा चल रहा था तो मुगल वंश में किनका शासन था? हुमायूं शासन काल चल रहा था। उस समय क्या है शहाबुद्दीन थे, एक शासक थे, उन्होंने क्या है चमड़े का सिक्का चलाया था। तो इन्होंने क्या है इन्हीं सिक्कों की मदद से क्या उस समय का लेन देन का कार्य किया जाता था। ऐसे ही दोस्तों, शेर शाह सूरी, ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जामों में आता है कि रुपया, यानी कि रुपया किसने चलाया? तो रुपया चलाया किसने? शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी ने दोस्तों 3 मुद्राएं चलाई थी। वो कौन कौन सी थी?
एक उसने जो शेरशाह सूरी ने चलाया था दाम, यानी कि दाम जो चलाया था वो चलाया था गरीबों के लिए, यानी कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या उसने क्या चलाया था, दाम, यानी कि जो गरीब होते थे उनको क्या दाम दाम दिए जाते थे। और दूसरा जो मध्यम वर्ग के लोग थे, यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली थी, यानी कि मध्यम वर्ग के लोग थे, उनके लिए चलाया था उसने रुपया। और जो अमीर लोग थे, यानी कि जो व्यवस्थित लोग थे, यानी कि काफी परिवार से व्यवस्थित बढ़िया लोग थे, अमीर लोग थे, उनके लिए उसने क्या चलाई थी, असरफी, यानी कि उन लोगों के लिए क्या असरफी चलाई थी। तो शेरशाह सूरी ने 3 मुद्राएं चलाई थी, एक दाम गरीबों के लिए, रुपया मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, असरफी अमीरों के लिए। ऐसे ही दोस्तों एक पर्ण चांदी का सिक्का, यानी कि ये जो मैंने चांदी का सिक्का इसमें बताया था, ऐसे ही पर्ण चांदी का सिक्का जिन्हें क्या हम पंचमार्क और आहत सिक्के ये भी कहते हैं, इन्हीं का नाम है पर्ण चांदी का सिक्का और पंचमार्क आहत सिक्के, इन्हीं को कहते हैं। ये जो सिक्के चले थे ये चले थे हमारे मौर्य काल में, यानी कि मौर्य काल चल रहा था उस समय क्या है, पर्ण चांदी के सिक्के चले थे, पंचमार्क सिक्के जिन्हें हम आहत सिक्के भी कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो कनिष्क काल के, यानी कि जो कनिष्क शासक थे, एक जो कनिष्क काल के शासक थे, उनके समय में क्या है, जो उन्होंने सिक्के चलाए थे उससे क्या प्रतीक होता है, उनके बौद्ध धर्म होने का प्रतीक चलता है। यानी कि जो उन्होंने सिक्के जारी किए थे उसमें क्या है, महात्मा बुद्ध के, यानी कि कोई भी निशान, कोई भी उनकी तस्वीर या कुछ इस तरीके के उसमें वो छपे हुए थे सिक्के पे, तो उस सिक्कों से क्या है, वो जो कनिष्क थे उनके क्या है, बौद्ध धर्म होने का पता चलता है। तो दोस्तों मैंने इसमें काफी सारी मुद्राएं आपको बता दी हैं। जो सर्वाधिक मात्रा में जो सर्वप्रथम जारी किए, सर्वाधिक मात्रा में वो गुप्त वंश ने जारी किए, सर्वाधिक शुद्धता वाले किए थे कुषाण वंश ने। दोस्तों अब इसमें ये देख लेते हैं, बाकी अगली वीडियो इसके बाद हम मुद्राओं के बाद स्मारक और भवन देखते हैं कि स्मारक और भवन में हमारा क्या क्या देख लेते हैं। जो हमारे मुद्राओं के बाद में हमारा जो क्या तीसरा पॉइंट क्या है, स्मारक एवं भवन है। तो स्मारक और भवन में हमारे क्या क्या तथ्य आते हैं। तो दोस्तों स्मारक और भवन में हमारे जो इसमें क्या है, प्राचीन काल के जो प्राचीन के समय था, प्राचीन काल के जितने भी मंदिर आते हैं उनकी कला शैलियाँ आती हैं कि जो जितने भी मंदिर प्राचीन काल के बने हुए थे वो किन शैलियों पे बने हुए थे। तो दोस्तों मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप इसको अज्यूम कर लो ये इंडिया का मैप है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये जैसे अगर आप यहाँ से ये लाइन बना दो, ये है क्या हमारा, ये जो एरिया है हमारा ये क्या उत्तर भारत है, यानी कि ये जो हमारा क्या उत्तर भारत, यानी कि जितने भी प्राचीन काल के जो मंदिर बने हुए हैं हमारे भारत में, ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है उनकी जो कला शैली क्या है, यानी कि उनकी क्या नागर शैली है, यानी कि नागर शैली, यानी कि जो मंदिरों की जो कला शैली जो जिस शैली पे मंदिर बने हुए हैं, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली पे बने हुए हैं। तो नागर शैली पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया, यानी कि गुजराऊ का कंदिया मंदिर, यानी कि गुजराऊ का एक कंदिया मंदिर है, वो किस शैली पे बना हुआ, नागर शैली पर बना हुआ है। और ऐसे ही दोस्तों जो अयोध्या में हमारा श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है वो भी किस शैली पे बन रहा है, उस जो मंदिर की कला शैली है वो भी नागर शैली है। यानी कि जब श्री राम भव्य मंदिर की बात आती तो एक नारा तो बनता है जय श्री राम दोस्तों। यानी कि जो हमारा मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है श्री राम जी का, वो भी किस शैली पर बन रहा है, वो भी नागर शैली पर बन रहा है। और जो जबकि इसके विपरीत जो दक्षिण भारत है हमारा, यानी कि इससे नीचे का एरिया जितना भी है ये हमारा क्या पूरा ये दक्षिण भारत होता है हमारा। यानी कि जो दक्षिण भारत की जो कला शैली है, यानी दक्षिण भारत के जितने मंदिर बने हुए उनकी जो शैली क्या है, द्रविड़ शैली है। यानी कि यहाँ की जितनी भी शैली है वो द्रविड़ शैली पे, यानी कि जितने मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली के कला शैली पे मंदिर बने हुए हैं दक्षिण भारत के। ऐसे ही दोस्तों इसमें क्या है, जो मध्य भारत के, यानी कि जो हमारा ये मध्य प्रदेश आ गया, एमपी आ गया, यानी कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर दक्षिण भारत में भी है। कुछ मंदिर क्या है, कुछ मंदिरों में क्या करा है, नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। यानी कि उसमें क्या है, नागर शैली का भी प्रयोग किया है और द्रविड़ शैली का भी प्रयोग किया है। तो जिनमें भी दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है वो हमारी कौन शैली बन जाती है, वैसर शैली। यानी कि जिस मंदिर में नागर शैली भी है और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है, वो मंदिर कौन से, वो शैली कौन सी हो जाती है हमारी, वैसर शैली। यानी कि मध्य भारत में कुछ मंदिर है और कुछ दक्षिण भारत में मंदिर है जिनमें क्या है, वैसर शैली का प्रयोग हुआ, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है। ऐसे ही दोस्तों मूर्ति एवं चित्रकला, यानी कि स्मारक भवन से अगला पॉइंट क्या है हमारा, मूर्ति एवं चित्रकला। मूर्ति एवं चित्रकला के बारे में भी देख लेते हैं कि इनके जो हमें अवशेष प्राप्त हुए, इन्हीं के माध्यम से क्या उस समय की जानकारी प्राप्त होती है हमें कि उस समय में कैसा जीवन था और कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले ये बता रखा मूर्ति कला का प्रारंभ, यानी कि जो मूर्ति कला हमारी प्रारंभ हुई है कब से हो रखी है, यानी कि कुषाण काल से। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कुषाण वंश, यानी कि कुषाण वंश है उनका जब प्रारंभ हुआ था कुषाण काल, जब से क्या है हमारी मूर्ति कला एवं चित्रकला का प्रारंभ हो गया था। तो उसमें क्या है मूर्ति कला का जो भी शैली थी कौन सी थी, कुषाण शैली। इसमें क्या है दोस्तों
विदेशी प्रभाव अधिक दिखाई देता है, क्योंकि ये जो शैली थी ये विदेशी उस पर आधारित थी। तो यानी कि इस शैली से जितनी भी मूर्तियां या चित्रकला में प्राप्त हुई है ना, उनमें क्या है, विदेशी प्रभाव दिखाई देता है कि विदेशी पहनावे या इस तरीके का कुछ पता चलता है, यानी कि विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। ऐसे दोस्तों हमारी मथुरा कला शैली है, जो उत्तर प्रदेश में मथुरा पड़ता है हमारा, यानी कि मथुरा कला शैली है। मथुरा कला शैली से जितनी भी मूर्तियां या चित्रकला हमें प्राप्त हुई है, उसमें क्या पूर्णतः स्वदेशी झलक, यानी कि उसमें क्या पूर्णतः स्वदेशी झलक मिलती है उस समय की। यानी कि उस समय की जो भी लेडीज स्त्रियां थी, पुरुष थे, किस तरह के आभूषण या वस्त्र पहनते थे, या किस तरीके के को वो अपने वस्त्रों का पहनावा रखते थे या आभूषण पहनते थे, या किस तरीके की उनकी संस्कृति थी, यानी कि वो पूरी झलक मिलती है किसमें, मथुरा कला शैली में। यानी कि मथुरा कला शैली के अकॉर्डिंग जितने भी हमें अवशेष प्राप्त हुए मूर्तियों के, चित्रकला के, उसमें क्या हमें उस समय की पूर्णतः स्वदेशी झलक प्राप्त होती है किसमें, मथुरा कला शैली में। ऐसे दोस्तों बरहूत, बोधगया, सांची और अमरावती, यानी कि इन जगह की जो मूर्ति कला है, वहां पर भी क्या है, वहां के जनसाधारण की जीवन झलक मिलती है। यानी कि जो वहां के जो जनसाधारण के लोग थे, यानी कि जहाँ वहां के जो आम लोग थे, उनकी जो जीवन शैली थी, उसकी उनकी मतलब संपूर्ण झलक मिलती है उस समय की। क्योंकि अगर आप उस समय, इस समय भी आप इनको जो बोधगया और बरहूत, सांची, अमरावती, यहाँ से जो हमें मूर्तियां और चित्रकला प्राप्त हुई है ना, अगर तुम इनको अब भी देखोगे ना, तो आपको इनकी क्या है, उस समय की झलक मिलेगी कि उस समय क्या है, इस तरीके के ये लोग रहते थे और इस तरीके की इनकी कला शैली थी, इस तरीके की इनका जीवन शैली थी। तो दोस्तों ये हमारा इसमें आ जाता है। ऐसे ही दोस्तों मूर्तिकला एवं चित्रकला के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है क्या, यानी कि चित्रकला। यानी कि चित्रकला, तो चित्रकला में दोस्तों क्या आ जाता है हमारा, चित्रकला में जो अजंता की गुफा में, यानी कि अजंता की गुफा पड़ती है कहाँ पे, महाराष्ट्र में हमारी। यानी कि वहां से क्या है दोस्तों, एक हमें माता का और एक शिशु का, और एक है मर्दासन राजकुमारी। यानी कि जो अलोरा में, यानी कि अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में, वहां पे क्या है, एक माता और एक शिशु, यानी कि एक माता और शिशु और एक मर्दासन राजकुमारी, एक मर्दासन राजकुमारी थी, उनका हमें चित्र प्राप्त हुआ है, यानी कि उनकी चित्रकला प्राप्त हुई है। उसमें क्या है दोस्तों, गुप्तकालीन कला, यानी कि उसमें क्या है, गुप्तकालीन कला, यानी कि गुप्तकालीन जो साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य था, उस समय जिस कलाओं का प्रयोग किया जाता था, उस कला की झलक मिलती है। और इसमें क्या है, तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है, यानी कि उस समय गुप्तकालीन समय की जो भी वहाँ के जो रीति रिवाज होंगे, जो भी पहनावा होगा, जो भी आभूषण होंगे, यानी कि उसकी संपूर्ण झलक मिलती है किसमें, जो उस समय की हमारी जो चित्रकला से हमें प्राप्त हुए, जो क्या है, मर्दासन राजकुमारी और माता और शिशु का एक चित्र प्राप्त हुआ, कहाँ से, अजंता से। तो इसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया, स्मारक एवं भवन में बता दिया, उत्तर भारत की शैली कौन सी, नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़, आप इसको ऐसे रेट कर सकते हो, दक्षिण से द्रविड़ और उत्तर भारत में नागर शैली, और दोनों का जो मिश्रण हो जाएगा वो हमारी वैसर शैली है। ऐसी मूर्तिकला, चित्रकला का मैंने आपको बता दिया। जो मथुरा कला शैली है उसमें पूर्णतः स्वदेशी झलक मिलती है, और जो कुषाण शैली है उसमें क्या है, विदेशी प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ऐसे ही जो बरहूत, बोधगया, सांची, अमरावती, यहाँ से जो भी हमें जो भी मूर्तिकला प्राप्त हुई है, वहां से क्या है, उस वहां के जनसाधारण की झलक मिलती है। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला एवं चित्रकला, इनके सभी बारे में डिटेल में बता दिया है। अब हमारा एक अवशेष रह गया है, अवशेष में देख लेते हैं कि अवशेष में हमारे क्या क्या तथ्य आते हैं। जो हमारे अवशेष है, अवशेष में हमारे क्या क्या तथ्य आते हैं। दोस्तों अवशेष में सबसे पहले क्या है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या है, सोन नदी घाटी, सोन नदी की घाटी है, यानी कि सोन नदी की जो घाटी है, वहां पे क्या उत्खनन, यानी कि खुदाई के दौरान क्या है, हमें खुरदुरे हथियार, यानी कि खुरदुरे हथियार, वो औजार, यानी कि उस समय के औजार प्राप्त हुए, किसने, पत्थर के बने हुए। तो यानी कि उनका जब अध्ययन किया गया, तो उनका जो समय पीरियड जो निकाला गया है जो वैज्ञानिकों के द्वारा, वो लगभग 4 लाख बीसी से 2 लाख बीसी, यानी कि 4 लाख बीसी से 2 लाख बीसी के आसपास उनका समय पीरियड है। और जो वह समय पीरियड कौन सा काल है, वो प्रापाषाण युग का, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, जो प्रापाषाण युग है हमारा, उस समय के अवशेष प्राप्त हुए, कहाँ से, पाकिस्तान की सोन नदी घाटी से खुरदुरे हथियार व औजार प्राप्त हुए, वहां से उनके उत्खनन के दौरान में। तो उनका जो टाइम पीरियड 4 लाख बीसी से 2 लाख बीसी बताया गया, और वो किस युग के, प्रापाषाण युग के। ऐसे ही दोस्तों कृषि, पशुपालन, यानी कृषि और पशुपालन और कपड़े, यानी कि कपड़े, मिट्टी के बर्तन, इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो इनके अवशेषों को अध्ययन किया गया, तो उनका जो समय पीरियड जो निकला है, वो क्या है, 10,000 बीसी से 2000 बीसी, यानी कि 10,000 बीसी से 2000 बीसी के आसपास उनका मिला। यानी कि उस समय क्या है, जो भी कृषि करते थे, कृषि के जो उपकरण हो गए, या पशुपालन, किसी पशु को पालते थे, उनकी हड्डियां, अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ऐसे दोस्तों कपड़े प्राप्त हुए हैं, जब उनका अध्ययन किया गया, तो उनका समय पीरियड क्या निकला, 10,000 बीसी से लगभग 2000 बीसी के आसपास उनका समय पीरियड निकला। ऐसे दोस्तों मोहनजोदारो जो सभ्यता है, उसमें क्या है, 500 से अधिक, यानी कि लगभग 500 से अधिक क्या है,
मिट्टी के मोहरें प्राप्त हुई है। यानी कि जो मोहर होती थी ना, उस मोहर है वो किस से बनी हुई थी, मिट्टी की बनी हुई थी। वो मोहरें प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से सभ्यता की। तो उनमें जब उनका अध्ययन किया गया, उनसे जब पता लगाया तो उनसे वो पता चला कि ये उस सभ्यता से बिलोंग करती है, मोहनजोदारो सभ्यता से। और इन जो मोहरें थी, इन मोहरों पे क्या है, उस समय की जो लोगों की धार्मिक आस्था होगी उसकी झलक मिलती है। यानी कि उसके प्रतीक है जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, उसमें क्या है, उस समय के लोगों की जो धार्मिक आस्थाएं थी वो उससे जुड़ी हुई हैं वो मोहरें। तो उन मोहरों से हमें पता चलता है कि इनकी धार्मिक आस्था क्या थी, यानी कि उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक थी वो मोहरें। ऐसे दोस्तों अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, यानी कि जो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उत्तर प्रदेश राज्य में, वहां से क्या है हमें लोहे के अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि लोहे से बने कृषि के उपकरण और औजार वगैरह प्राप्त हुए हैं, वो किससे बने हुए, लोहे से बने हुए हैं। तो यानी कि उनके अवशेष मिले हैं। तो उनकी जब अध्ययन किया गया तो उन्हें पता चला कि उस समय क्या है, प्राचीन काल में क्या है, लोहे का प्रयोग भी होता था। ऐसे दोस्तों घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं। यानी कि घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा गुजरात, यानी गुजरात में एक जगह सुरकोटड़ा, वहां से क्या हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे दोस्तों कालीबंगा राजस्थान, वहां से क्या प्राप्त हुआ हमें, चावल का छिलका। यानी कि उससे पता चलता है कि उस समय क्या चावल की खेती भी होती थी। तो यानी कि कालीबंगा राजस्थान, यानी कालीबंगा जगह है एक राजस्थान में, वहां से क्या हमें चावल का छिलका यानी कि धान जो जिसे कहते हैं वो प्राप्त हुए, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही दोस्तों नर्तकी की कांसे की मूर्ति, यानी कि जो शिव जी की एक मूर्ति होती है, जो नृत्य रूप में एक मूर्ति है शिव जी की, वो हमें प्राप्त हुई है। वो कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदारो सभ्यता की प्राप्त हुई है, मोहनजोदारो राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य से प्राप्त हुई है हमें। जिसमें क्या है वो मूर्ति जो बनी हुई है कांसे की बनी हुई है, यानी कि कांसे की मूर्ति बनी, कांसा धातु होती है ब्रॉन्ज, उसकी बनी हुई मूर्ति है। और शिव जी की मूर्ति है, वो क्या है, मोहनजोदारो सभ्यता है, उससे बिलोंग करती है। और जब अध्ययन किया गया तो उससे पता चला कि जो मोहनजोदारो सभ्यता है उसी से बिलोंग करती है वो नर्तकी कांसे की मूर्ति। तो दोस्तों जो भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत है, मैंने आपको उसमें लगभग सारे पॉइंट बता दिए। अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला एवं चित्रकला, और लास्ट का पॉइंट हमारा अवशेष। तो आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में डिटेल, काफी सारी डिटेल मिल गई होंगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।